हेलो डियर्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिवा साइंस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक साइंटिस्ट आपके जो कि बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है। बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित होने वाले आपके दो वैज्ञानिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एक हमारे हैं हर्बर्ट बोयर और दूसरा हमारे हैं स्टैनली कोहेन। इन दोनों के बारे में देखेंगे कि इनका क्या योगदान है हमारे इस जैव प्रौद्योगिकी के चैप्टर में। तो आइए पहले देखते हैं हर्बर्ट बोयर के बारे में। हर्बर्ट बोयर जो कि 1936 में जन्म लिया हुआ है। हर्बर्ट बोयर का जन्म हुआ है 1936 में एक ऐसे जगह पर, एक ऐसे स्थान पर हुआ है जहां पर लोगों का जो व्यापार था, नियत था, वो सड़क को बनाने में, रेल को तैयार करने में, सुरंग आदि बनाने में। एक ऐसे एरिया का नाम है पश्चिमी पेनिसिलोनिया, जहाँ पे लोगों का व्यापार अधिकतर यही था और वही स्थान पर हमारे हर्बर्ट बोयर 1936 ईस्वी में जन्म लिया है। जन्म लेने के बाद इनके अगर अध्ययन की बात की जाए, पढ़ाई की बात की जाए, तो इन्होंने एक विश्वविद्यालय, पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय, जिससे इन्होंने स्नातक अध्ययन समाप्त किए। और उसके आगे आप लोगों को तो पता ही है, 3 साल का हम लोग का स्नातकोत्तर होता है, यानी आपका ग्रेजुएशन। तो 3 साल एलए में इन्होंने 3 वर्ष का स्नातकोत्तर अध्ययन किया है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म हुआ 1936। पिट्स विश्वविद्यालय में स्नातक अध्ययन समाप्त किए हैं। स्नातक का अर्थ है आपका मैट्रिक और इंटर, ये दोनों का अध्ययन उनका समाप्त हो चुका है। उसके बाद इनका स्नातकोत्तर हुआ है सबसे पहले 1963 ईस्वी में, जो कि आपके एलए में 3 वर्ष का हुआ है। उसके बाद जब अगर स्टार्ट करते हैं हम पहला काम का, तो ये अपना पढ़ाई पूरा करने के बाद सबसे पहला जो काम किए थे अपने लाइफ में, ये था उनका पहली शुरुआत 1966 ईस्वी में, जिसमें उन्होंने एक प्राध्यापक का सहायक किया था। मतलब उनकी सहायता करने का जो कार्यभार था, जो भी काम था, उस चीज़ को संभाला था सबसे पहले। और उसके बाद 3 साल के पश्चात, यानी आपका 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में सबसे पहली बार इन्होंने एक ऐसे रोचक चीज़ की खोज की है जिसका आज हम प्रयोग कर रहे हैं अपने बायोटेक्नोलॉजी में। यानी कहने का मतलब है कि फर्स्ट जिस एंजाइम को खोजा गया वो वही आपके हर्बर्ट बोयर द्वारा खोजा गया है, जो कि सबसे पहले कहाँ से खोजा गया था, आपके ई कोलाई बैक्टीरिया से। और वो काम किया हुआ आपके हर्बर्ट बोयर का ही है। हर्बर्ट बोयर आपके 1969 ईस्वी में ये काम शुरुआत किए थे, एंजाइम खोजने की शुरुआत। उनको पता क्या चला, ई कोलाई बैक्टीरिया के बारे में जब वो अध्ययन कर रहे थे, तो इन लोगों ने कुछ वायरस को डाला था ई कोलाई बैक्टीरिया के शरीर में। ई कोलाई बैक्टीरिया में वायरस को डाला गया इस उद्देश्य से कि ई कोलाई बैक्टीरिया जो है उनकी वृद्धि करेगा, उनकी जनसंख्या बढ़ाएगा। पर यहाँ काम आपका उल्टा हो रहा था। यहाँ काम हो क्या रहा था कि ई कोलाई बैक्टीरिया जीवाणु भोजी को काटते जा रहा था। और वो काटने की खासियत यही थी कि ई कोलाई बैक्टीरिया में आपका एक एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम पाया जाता है। जैसा कि हमने 2 वीडियो बनाया है और 2 वीडियो में इसकी चर्चा कर चुके हैं कि प्रतिबंधन एंजाइम क्या है। आपको शुरू में वैज्ञानिक के बारे में इसीलिए नहीं बताया गया क्योंकि आप लोग को कुछ नहीं पता था कि प्लाज्मिड क्या होता है, प्रतिबंधन एंजाइम क्या होते हैं। अगर शुरू में इस चीज़ की चर्चा कर देते तो आप लोग को समझ में ही नहीं आता कि वैज्ञानिक किए क्या है। पर आधा चीज़, कुछ पॉइंट जानने के बाद हम लोग को पता चला कि हाँ, प्लाज्मिड का मतलब क्या है और आपके दूसरा प्रतिबंधन एंजाइम का क्या है। तो हम बात कर रहे थे अपने हर्बर्ट बोयर की, जहाँ इनका जन्म देखे 1936 में, और जन्म एक ऐसे कोने में हुआ है जहाँ लोगों का व्यापार था, रेल, सड़क, सुरंगें बनाने में। वही उस जगह का नाम है पश्चिमी पेनिसिलोनिया। उसके बाद इन्होंने सबसे पहला स्नातक अध्ययन समाप्त किए, जो कि विश्वविद्यालय का आपका पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय नाम है। उसके बाद एलए में 3 वर्ष इन्होंने स्नातकोत्तर अध्ययन समाप्त किया। फिर सबसे पहली बार 1966 में एक प्राध्यापक का कार्यभार संभाला है, जो कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की घटना है, फ्रांसिस्को में स्थित है। उसके बाद 1969 में इन्होंने सबसे पहला काम किया अपने लाइफ में, एक ऐसा काम जो हम लोग आज तक यूज में ला रहे हैं, वो है
जो कि ई कोलाई बैक्टीरिया से इनको प्राप्त हुई थी। आप तो जानते हैं कि किसी चीज़ की जब शुरुआत हो जाती है तो कितने लोगों के लिए रास्ता खुल जाता है, यानी एक चीज़ की शुरुआत होने के बाद कुछ चीज़ों का निर्माण करना कहा जाए तो आसान हो जाता है। तो वैसे ही जब इन्होंने ये काम को ख़त्म किया, इस चीज़ को प्रतिबंधन एंजाइम की जब काम खत्म हुई, तो एक हमारे दूसरे वैज्ञानिक आते हैं स्टैनले कोहेन, जो कि आपके हवाई स्थित स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिक हैं। स्टैनफोर्ड में पाए जाने वाले वैज्ञानिक स्टैनले कोहेन ने क्या किया कि इन्होंने उसी बैक्टीरिया पर एक ऐसा गुणसूत्र खोजा, एक ऐसा तकनीक खोजा जिसमें हम लोग इस चीज़ को जोड़ कर कुछ भी बना सकते हैं। उसी को कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड वही बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र था जिसमें हम लोग कुछ भी सुधार करके जो उत्पाद हम लोग को चाहिए उस उत्पाद को हम लोग बनवा सकते हैं। तो ये आपका स्टैनले कोहेन का काम था। अब आप लोगों को पता ही चल गया कि हर्बर्ट बोयर हमारे एंजाइम की खोज कर चुके हैं, स्टैनले कोहेन प्लाज्मिड की खोज कर चुके हैं। जब दोनों लोग मिल जाए तो काम संभव हो जाएगा जो वो लोग करना चाहते हैं। तो तीसरे पैराग्राफ में हम लोग जब वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलता है कि स्टैनले कोहेन, हर्बर्ट बोयर दोनों लोग मिल करके एक प्रोटीन उत्पाद तैयार करते हैं जो कि सेम पेड़ की तरह पेड़ पौधों से हम लोग को प्राप्त होता था। तो पेड़ के रूप में जो प्रोटीन उत्पाद प्राप्त हुआ है वो हम लोग प्राप्त किए कृत्रिम तरीके से, जो कि हर्बर्ट बोयर और कहीं ना कहीं आपके स्टैनले कोहेन का किया धरा था। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आपको वैज्ञानिक का जो किताब में आपके बुक में दिया हुआ है हर एक पॉइंट, हर एक लाइन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा गया है इस बुक में जिसमें आप लोगों को कोई दिक्कत या परेशानी हो। जैसा कि आप लोग एनसीईआरटी का देख सकते हैं, वही हर्बर्ट बोयर जिनकी हम बात कर रहे थे, यही आपके हर्बर्ट बोयर है। और हम देखते हैं कि हमने कौन सी ईस्वी को लिखा है। यहाँ पे जो लाइन हमने सबसे पहले लिखा हुआ है, हर्बर्ट बोयर का जन्म 1936 में हुआ तथा उनका पालन पोषण पश्चिमी पेनिसिलिनिया के एक कोने में जहाँ रेल, सड़कें, सुरंगें आदि अधिकांश किशोर व्यक्तियों की नियति थी। यही बात तो बोला गया है कि हर्बर्ट बोयर का जन्म एक ऐसे कोने में हुआ है जहाँ लोगों की नियत जो थी, नियति जो काम जो था वो रेल, सड़क और सुरंगें बनाने में थी। कब हुआ आपका जन्म? 1936 में। आपका ऑब्जेक्टिव जब होगा तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है कि इन्होंने पिट्सबर्ग के विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना स्नातक अध्ययन समाप्त किया और 1963 में एलए में 3 वर्षों तक स्नातकोत्तर अध्ययन किया। इन सब लाइन को पॉइंट्स को तो वैसे रिपीट कर दिया गया है, बाकी ये चीज़ आप लोग को देखने हैं तीसरे पॉइंट में जो ये लिखा हुआ है यहाँ से, हर्बर्ट बोयर तथा कोहेन के ये दोनों लोग मिल के जो काम किए यहाँ से यहाँ तक आपका लिखा हुआ है कि इनका परिणाम क्या है। ये लोग जो किए, पहले तो ये लोग डीएनए को एक नया डीएनए तैयार किए। नया डीएनए बनाने के बाद बैक्टीरिया का यूज करके सबसे पहले इन्होंने प्रोटीन उत्पाद तैयार किया था जो कि किसके तरह उत्पाद था? हम लोग का पादपों के रूप में कार्य कर सकना, प्रोटीन के उत्पाद के लिए पादप के रूप में काम करते थे। तो ये रिजल्ट ये दोनों लोग मिल के तैयार किए हैं, इस चीज को देखना है आपको। उसके बाद अगर हम टॉपिक की बात करें
जैव प्रौद्योगिकी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो जैव प्रौद्योगिकी आपकी एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम मानव के लिए कई नए नए उत्पाद तैयार कर सकते हैं, जैसे एंजाइम, टीका, वैक्सीन, ये जितनी सारी चीज़ें होती है बायोटेक्नोलॉजी में तैयार की जाती है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में हमने दो सिद्धांत को देखा था, जो कि सिद्धांत आपका एक पहला था अनुवांशिक इंजीनियरिंग, दूसरा था आपका जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग। अनुवांशिक इंजीनियरिंग कहता है कि आप कोई भी अनुवांशिक पदार्थ लीजिए, डीएनए, आरएनए, और उसको रसायन में डाल करके फिर किसी दूसरे जीव में डाल दीजिए, तो ये आपका जो काम होता है ये अनुवांशिक इंजीनियरिंग का है। वही अगर हम बात करें जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग की, तो इसमें हम लोग को वातावरण को देखते हुए चलना है, और वातावरण देखने के साथ ये भी देखना है कि कोशिका वृद्धि कर रही है और अधिक मात्रा में उत्पाद तैयार करती है। उसके बाद हम लोग को पता ही है कि अलैंगिक जनन और अलैंगिक, हम लोग आज के जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक को उठाते हैं। बाकी तो हम इस चीज़ को जिसको भी जिसका वीडियो छूटा हुआ है, जिसको समझ नहीं आ रहा है, वो पहले का वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें पढ़ाई हो चुकी है। आपको बताना था वैज्ञानिक के बारे में, वो हम देख लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में, जो कि हम लोग देख रहे थे नामकरण, और नामकरण देखने के बाद हम लोग को प्रकार देखना था। प्रतिबंधन न्यूक्लियस का प्रकार देखना था हम लोग को। अब बात करते हैं प्रतिबंधन न्यूक्लियस। सबसे पहले आप लोगों को समझना है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हम लोग किसी भी, अगर आपको सेल्यूलोज को तोड़ना है तो उसके लिए सेल्यूलेज एंजाइम प्राप्त करते हैं। प्रोटीन को तोड़ना है तो प्रोटीएज, आरएनए को तोड़ना है तो आरएनएज, माल्टोज को तोड़ना है तो माल्टेज, ग्लूकोज को, तो ये सारी जो चीज़ें आपकी, डीएनए को तोड़ना है तो डीएनएज, तो हम लोग जिस एंजाइम का प्रयोग करते हैं उसमें इसी तरीके से नाम लेते हैं। वैसे ही अगर हम न्यूक्लियोटाइड को तोड़ना चाहें, न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ना चाहें, और न्यूक्लिक अम्ल में तो आपको पता ही है कि न्यूक्लिक अम्ल हमारा दो प्रकार का होता है, डीएनए और फिर आपका आरएनए। तो डीएनए को तोड़ना हो, आरएनए को तोड़ना हो, तो हम लोग प्रयोग में लाते हैं न्यूक्लियस एंजाइम का। और आप लोगों को तो पता ही है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम, इनका काम क्या है, डीएनए को काटना या डीएनए को तोड़ना। तो यहाँ पर हम लोग का प्रतिबंधन न्यूक्लियस जो प्रयोग करेंगे, ये प्रतिबंधन न्यूक्लियस आपको दो प्रकार का देखना है। एक हम लोग का है एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, और दूसरा है आपका एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस, एक्सो और एंडो को समझना है। यहाँ तो हम इस शब्द से समझ रहे हैं कि हमारा जो डीएनए टूटेगा वो डीएनए हमारा जो डीएनए को तोड़ना है वो डीएनए आपका कैसा होगा, आपका जो डीएनए है आरएनए, हमारे न्यूक्लियस शब्द दिया हुआ है, ये किसको तोड़ेगा, न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ेगा, काटेगा। पर यहाँ पे आपको समझना क्या है, एंडो और एक्सो में अंतर क्या है। एक्सोन्यूक्लियस कभी भी डीएनए के किनारे वाले हिस्से को ही काटेगा। तो देख सकते हैं कि हमारा डीएनए है। अब डीएनए को अगर किनारे वाले भाग को काटना हो, अगर हम लोग को डीएनए को किनारे वाले भाग को काटना हो, तो इस भाग को काटने के लिए आपका कौन सा एंजाइम यूज में आएगा, आपका एक्सोन्यूक्लियस नाम आएगा। यानी एक्सोन्यूक्लियस का अगर कार्य कोई पूछे तो एक्सोन्यूक्लियस एक प्रकार का प्रतिबंधन एंजाइम है जो डीएनए को काटने का, पर डीएनए को कहाँ से, डीएनए को किनारे पर उनके सिरों को काटने का काम करता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक्सोन्यूक्लियस का काम। एक्सोन्यूक्लियस एक प्रकार का एंजाइम है जो डीएनए के सिरों को, किनारों को काटने का कार्य करता है। वही अगर हम बात करें एंडोन्यूक्लियस का, तो एंडोन्यूक्लियस भी आपका एक एंजाइम है, पर वो डीएनए को कहीं विशेष स्थान पर बीच में किसी अनुक्रम को पहले पहचानेगा
और उस अनुक्रम को पहचान करके काटने का कार्य करता है। तो यहाँ आपका एक्सोन्यूक्लियस जो है वो डीएनए के किनारों को काटता है, डीएनए के सिरों को काटता है। पर डीएनए के अगर बीच की बात की जाए, भीतर की बात की जाए, तो ये काम है एंडोन्यूक्लियस का। और एंडोन्यूक्लियस पहले किसी विशेष क्रम को पहचानेगा और पहचानने के बाद उस डीएनए को काटने का काम करता है। तो ये आपके दोनों में अंतर था, एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा आपका एंडोन्यूक्लियस। तो हम लोग समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग एक चीज, एंडोन्यूक्लियस जिस क्रम को पहचानता है उस क्रम को कहा जाता है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम। शब्द को आप लोग ध्यान से सुनेंगे। पहले तो अगर हम प्रतिबंधक न्यूक्लियोटाइड्स का बात करते थे, पिछले वीडियो में हमने देख चुका था कि प्रतिबंधक न्यूक्लियोटाइड्स की खोज कैसे की गई है। अब हम लोग उसके प्रकारों को पढ़ रहे हैं और प्रकारों में हम लोग को यही पता चला कि ये 2 प्रकार के होते हैं, एक किनारे वाले भाग को काटते हैं, वही दूसरा आपके बीच वाले पार्ट को काटता है। फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो विशेष अनुक्रम को काट रहा है उस अनुक्रम को हम किस नाम से जानते हैं। तो आइए अनुक्रम की बात करें। जिस अनुक्रम को ये काटते हैं ये आपका पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम है। आइए आपको समझाते हैं ये नाम का अर्थ। ध्यान से इस शब्द को लिखेंगे। एक शब्द लिख रहे हैं बोर्ड पे जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मलयालम। अगर इस शब्द को आप सीधे तरीके से पढ़ेंगे फिर भी मलयालम ही निकलेगा, अगर उल्टा भी पढ़ेंगे तो मलयालम ही होगा। कभी भी आप लोग ट्राई करके देख ले, सीधा भी पढ़े तो मलयालम, उल्टे भी पढ़े तो मलयालम। ऐसे ही शब्द को पैलिंड्रोमिक शब्द कहा जाता है। ध्यान से देखेंगे आप लोग, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, पैलिंड्रोमिक। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको हम सीधा पढ़े या उल्टा पढ़े इससे फर्क नहीं होता, पर उस नाम का अर्थ वैसा ही निकलेगा जैसे सीधे पढ़ने पर पढ़ रहा था या उल्टा हम लोग पढ़े। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक शब्द कहते हैं। अब हम लोग को यहाँ पैलिंड्रोमिक शब्द से मतलब नहीं है, यहाँ हम लोग को चाहिए पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड जो भी लोग 6 चैप्टर पढ़ चुके होंगे डीएनए के बारे में वो लोग अच्छे से जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड में आप लोगों को पता होना चाहिए फॉस्फेट, शर्करा और नाइट्रोजन क्षार होते हैं हम लोग के। यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे कि हम लोग का पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड कैसा होता है। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा विशेष क्रम चुनेंगे जिसको डीएनए काटने वाला है। अब इस विशेष क्रम को आप लोग याद कर लेंगे, GAA TTC। दूसरा क्रम हमारा है CTTAAG। ये आपका एक विशेष अनुक्रम है। किसका अनुक्रम है, न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम है। पूरक होता है, आप लोगों को भी पता है कि C हमेशा जुड़ता है साइटोसिन के साथ, एडेनिन हमेशा जुड़ता है थाइमिन के साथ, वही एडेनिन फिर थाइमिन के साथ, थाइमिन हमेशा एडेनिन के साथ, थाइमिन हमेशा एडेनिन के साथ और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये पूरक अनुक्रम है। तो न्यूक्लियोटाइड हमेशा इसी क्रम में जुड़ेंगे। अब ये जो काटने का काम होता है ये G और A के बीच काटने का काम करेंगे। कहीं से भी इस क्रम को काटेंगे G और A के बीच, यानी इस अनुक्रम को ये लोग काटेंगे, नीचे से इस अनुक्रम को और इधर से इस अनुक्रम को काटेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड है। अगर इस तरीके से भी हम लोग देख रहे हैं तो वही, और उल्टे तरीके से भी देखें तो वही। तो ऐसे ही शब्दों को और ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड को हम लोग पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ये मत कंफ्यूज हो कि एंडोन्यूक्लियस, आप लोग से अब देखिए क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। प्रतिबंधक न्यूक्लियस कितने प्रकार के होते हैं, जब आप लोग बताते हैं कि 2, तो पहला क्वेश्चन तो कोई ये पूछेगा एक्सोन्यूक्लियस का क्लियर है क्योंकि वो बस किनारे के हिस्से को काटता है, पर एंडोन्यूक्लियस बीच में काटने का काम करता है और बीच में किसी ऐसे विशेष क्रम को काटेगा जो न्यूक्लियोटाइड पैलिंड्रोमिक होंगे। और पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड को देखते ही ये अपना काम G और A के बीच से स्टार्ट करता है, यानी A वाले पार्ट से काटने का काम स्टार्ट कर देगा। तो एंडोन्यूक्लियस का काम क्या है, एंडोन्यूक्लियस एक विशेष क्रम को पहले पहचानता है, पहचानने के बाद वो उसको काटने का कार्य करता है।
कैसे अनुक्रम को काटेगा? पैलिंड्रोमिक अनुक्रम को काटेगा। तो आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि एंडोन्यूक्लियेसिस किस अनुक्रम पर कार्य करता है? पैलिंड्रोमिक अनुक्रम पर कार्य करता है। तो पैलिंड्रोमिक आपका अनुक्रम है, इसी में G और A के बीच ये काटते रहेगा। अब ये यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, G और A के बीच जो काटने का काम हुआ है, हमारे जो वैज्ञानिक किए थे उन्होंने सच में काम कैसा किया था? आपके एनसीईआरटी का एक डायग्राम लाते हैं, उस डायग्राम को आप लोग समझने का कोशिश करेंगे। इस डायग्राम को आप लोग देख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। इस एनसीईआरटी डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है एक डीएनए, एक ऐसा डीएनए है जिसको हमने निकाला हुआ है, यानी ये आपका किसका, ये हम लोग का दोनों लड़ियां हैं जिसको हम लोग काटने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग किस डीएनए को काटेंगे? प्लाज्मिड से लिए हुए, पहले तो प्लाज्मिड वाले डीएनए को मिलाएंगे, बैक्टीरिया से जो हमने डीएनए लिया है पहले उसके अनुक्रम को मिलाएंगे, और हम जिस चीज़ के लिए डीएनए लेकर आए हैं उसको मिलाएंगे। यानी इंसुलिन आपको बनाना है तो एक इंसुलिन वाला डीएनए आप उठा कर लाएंगे और मैच करवाएंगे कि क्या प्लाज्मिड में वैसे अनुक्रम पाए जाते हैं कि नहीं। जब अगर वैसे अनुक्रम मिलेंगे तो हम उन दोनों अनुक्रम को मैच करवा देंगे आपस में। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका संवाहक डीएनए है। संवाहक डीएनए कहने का अर्थात ये आपके प्लाज्मिड का डीएनए है, जिसमें हम लोग को पता है कि एंडोन्यूक्लियेसिस किस पर काम करता है? एक विशेष अनुक्रम पर जो पैलिंड्रोमिक हो। और पैलिंड्रोमिक कहने का मतलब कि शुरू से पढ़े तो वही चीज़, लास्ट उल्टा पढ़े तो वही चीज़। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं GAATTC, नीचे से अगर उल्टा साइड से पढ़ा जाएगा तो GAATTC। आपका ये विशेष अनुक्रम है, इसी पर हमारा एंडोन्यूक्लियेसिस जो है वो काम करेगा। सबसे पहला चीज़ आपको बता दें कि हमने बताया है कि कभी भी G और A के बीच काटने का काम स्टार्ट होगा। किसके बीच? G और A के बीच काटने का काम स्टार्ट होगा। अगर इस साइड से भी करेंगे तो किस साइड से? G और A के बीच। तो पहले हम बाहरी डीएनए कौन सा? जिसमें हम लोग इंसुलिन वाला डीएनए पकड़ कर लेकर आए हैं, ये आपका बाहरी डीएनए, ये आपके बैक्टीरिया का डीएनए। इसमें देख रहे हैं आप लोग कि इसका भी क्रम सेम है, जैसे इसमें है वैसा ही इसमें है। अब हम लोग पहचानने वाला काम कर चुके हैं, हमने मैच करवा लिया कि जो डीएनए हम लेकर आए हैं उसका भी क्रम सेम है, बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसका भी क्रम सेम है। अब हम लोग करेंगे क्या? काटने का स्टार्ट काम करेंगे, यानी हम लोग अब प्रयोग करेंगे एंजाइम का। जैसे ही आपने इस पर एंजाइम डाला, ये एंजाइम A से लेकर के C तक के हिस्से को काट करके अलग कर देता है। जैसे आप लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं, इस डायग्राम में आपके A वाले हिस्से को और TT, ये चार हिस्से को C हटा दिया जाता है। C किसी काम का नहीं है, इसीलिए हम लोग चार अनुक्रम को क्या करनी है आपके काट कर हटा लिया। अब यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान देंगे, एक शब्द लिखा हुआ है चिपचिपा छोर। जिस हिस्से से हम काट कर निकाल देते हैं उस शीर्ष को हम लोग कहते हैं चिपचिपा शीर्ष या चिपचिपा किनारा। तो ये जो हिस्सा हम लोग का निकल गया है, इस पर कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो चिपचिपा है, जो चिपकाने का काम करेंगे। इस साइड से भी हम लोग वही किए हैं। हमने क्या किया है कि AATT वाले हिस्से को यहाँ से भी, इसके निचले हिस्से को हम लोग को पता है कि G और A के बीच काटने का काम स्टार्ट हुआ। इस निचले हिस्से में क्या किया हम लोग, इधर से काट के निकाल लिया। ऊपर वाले हिस्से को इसलिए क्योंकि आपका एंडोन्यूक्लियेसिस G और A के बीच काम करता है, A वाले हिस्से से काटने का काम करेगा। C को हटा दिया जाता है क्योंकि C यहाँ पर हमारे काम का नहीं है। फिर यहाँ भी वही काम हुआ है, G और A के बीच वाले हिस्से को नीचे से काट कर हटा दिया गया है। हटाने के बाद जब हम लोग देख लिए कि इंसुलिन बनाने वाला हम लोग को अनुक्रम मिल चुका है, AA T चाहिए, हम लोग को ऊपर भी मिल चुका है और नीचे भी मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बैक्टीरिया का डीएनए और एक हम लोग जो डीएनए लेकर आए थे उसको मैच करवा के एक नया डीएनए, ऐसा डीएनए बनाएंगे जो लगातार हम लोग को इंसुलिन बनाने वाला काम करवाएंगे। और इस जो भी नया डीएनए बनाया जाता है उसको कहा जाता है पुनर्योज्य डीएनए। यानी आज हम लोग एक बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस सीखे हैं कि अगर हम लोग को कोई चीज़ प्राप्त करना है तो किस तरीके से प्राप्त होता है। उसमें आपका यूज होने वाला एंजाइम सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेसिस है, जिसमें हमने बीच में पहले तो डीएनए को काटा है और फिर डीएनए को चिपकाया है। तो डीएनए को काटने के लिए आपका काम में आया है एंडोन्यूक्लियस, और एंडोन्यूक्लियस की कुछ शर्तें हैं। एंडोन्यूक्लियस की पहली शर्त ये है कि वो पहले पहचान करता है,
विशेष अनुक्रम को पहचानेगा, उनको मैच करेगा। मैच करने के बाद वो एक ऐसे ही अनुक्रम को काटेगा जिसमें GAATC, याद कर लेंगे इस अनुक्रम को, GAATT और C, इसी अनुक्रम को काटेगा और उस अनुक्रम के बीच में भी G और A के बीच के हिस्से को काटता है। इस अनुक्रम में ऊपर से G और A के बीच के हिस्से को हटा दिए गए हैं, इस अनुक्रम में नीचे वाले हिस्से को हटा दिए गए हैं। दोनों हिस्सा को हम लोग मिला दिए, जिसको हम लोग जो नया डीएनए बना उसको हम लोग पुनर्योग डीएनए कह रहे हैं। एक बार चित्र के नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रतिबंधन एंजाइम EcoR1 को क्रिया द्वारा पुनर्योग डीएनए के निर्माण का चरण। हम लोग बनाए कौन सा डीएनए है, पुनर्योग डीएनए। कौन से एंजाइम का प्रयोग हुआ है, EcoR1 एंजाइम। किस प्रकार का एंजाइम था, प्रतिबंधन एंजाइम था, और प्रतिबंधन एंजाइम का काम है डीएनए को काटना। तो यहाँ पर सबसे पहला पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि हमने ये जो नया पुनर्योग डीएनए बनाया है, इस प्रयोग डीएनए के लिए कौन से एंजाइम का प्रयोग किया गया था, EcoR1, जो कि EcoR1 इकोलाई बैक्टीरिया से निकाला गया था। आपको तो नाम दिख ही रहा है, इसमें हम लोग कल परसों पढ़ चुके थे कि नामकरण कैसे होता है एंजाइम का। तो आप लोगों को पता है कि इको लगा यानी इकोलाई बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया है। तो इकोलाई बैक्टीरिया से प्राप्त करके प्रतिबंधन एंजाइम हमने एक नया डीएनए तैयार किया है, ऐसा डीएनए जिस उत्पाद के लिए बना रहे हैं वो उत्पाद हम लोग को लगातार प्राप्त होते रहेगा। तो इस प्रक्रिया को आप लोग समझ लेंगे, पहले ड्रोमिंग शब्द का भी अर्थ समझ लेंगे। उसके बाद एक और हम लोग आज देखने वाले हैं क्लोनिंग संवाहक। बात करते हैं हम लोग क्लोनिंग संवाहक की। इस डायग्राम में एकदम इजी तरीके से आपका काम करके दिखाया हुआ जो हम लोग पिछले डायग्राम में देखे हैं। इसमें दिखाया हुआ है कि एक बाहरी डीएनए हम लेकर के आए हैं, ये हम लोग का प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया में प्राप्त हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड एक ऐसा डीएनए है जो बैक्टीरिया में अनुवांशिक पदार्थ, यानी हमारे शरीर में भी डीएनए है, पर हमारे शरीर में कोई एक्स्ट्रा डीएनए नहीं है जिसको वैज्ञानिक यूज में ला सकते हैं। पर बैक्टीरिया में यही खासियत है कि उनका अनुवांशिक पदार्थ होने के साथ साथ एक ऐसा डीएनए होता है, एक्स्ट्रा डीएनए, जो किसी और के काम आता है, हमारे उत्पाद बनाने के काम। वही डीएनए प्लाज्मिड है, हम लोग इसको प्लाज्मिड कहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि प्लाज्मिड क्या है, तो एक वृत्ताकार पाया जाने वाला एक अतिरिक्त डीएनए जो कि जीवाणुओं के शरीर में पाया जाता है, उसे हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। तो हमने बैक्टीरिया के शरीर से प्लाज्मिड को निकाल लिया है। हम लोग एक ऐसा डीएनए लेकर आए हैं जिसको हम लोग इंसुलिन बनाने वाले हैं। या आप लोग जो भी एग्जाम्पल लेना हो ले चुके, यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि हम लोग इंसुलिन ही बना रहे, हो सकता है प्रोटीन बना रहे हैं। तो प्रोटीन बनाने के लिए एक हम लोग ऐसा डीएनए लेकर आए हैं जो प्रोटीन बनाएगा, और एक ऐसा प्लाज्मिड निकाले हैं जिसमें हम लोग को बनवाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें अब हम लोग एंडोन्यूक्लियस का जब यूज करेंगे तो एंडोन्यूक्लियस एक ऐसे क्रम को चुनेगा जो क्रम प्रोटीन बनवाने के लिए जो इसमें मैच करते हो। पता चला कि हम लोग का ये हिस्सा जो है वो प्लाज्मिड में भी सेम है, बाहरी डीएनए में भी सेम है। जब जैसे हम लोग को ये चीज़ पता चलता है, हम लोग उतने ही एरिया को कट कर देते हैं। कहाँ पर, प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए में जितना डीएनए हम लोग को डालना है उतने एरिया को हम लोग काट कर हटा देते हैं। काट कर हटाने के बाद इस डीएनए को हम लोग प्लाज्मिड के अंदर फिक्स कर देंगे, और फिक्स करने के बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, बैक्टीरिया के शरीर में उसी प्लाज्मिड को डाल देंगे। जिस बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को निकाला गया है, प्लाज्मिड में एक छोटा सा नया डीएनए जोड़ करके फिर हम लोग बैक्टीरिया के शरीर में जोड़ देंगे। अब फायदा क्या होगा हम लोग का, कि जैसे ये बैक्टीरिया अपने शरीर का विभाजन करेगा, यानी 1 से 2 जब बनेगा ये बैक्टीरिया, 2 नए बैक्टीरिया को जन्म देगा, तो अब ये दोनों बैक्टीरिया के शरीर में इंसुलिन या हम लोग प्रोटीन बनवा रहे हैं तो दोनों के शरीर में बन चुका होगा। यही चीज़ हम लोग पिछले डायग्राम में भी पढ़े हैं, और उसमें थोड़ा अलग तरीके से दिखाया हुआ, उसमें अनुक्रम दिखाया हुआ कि कैसे कैसे जोड़ना है, और इसमें आपको एकदम स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि कैसे हमने डीएनए को जोड़ा और फिर बैक्टीरिया के शरीर में कैसे हम लोग कोई भी उत्पाद प्राप्त करते हैं। तो ये आपका बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है। उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं इस डायग्राम की। इसका आपको कुछ ट्रिक भी बताया जाएगा।
आप लोग इस डायग्राम को ध्यान से देखें। सबसे पहला जो प्लाज्मिड खोजा गया था वो सबसे पहला प्लाज्मिड आपका PBr 322 है। नाम प्लाज्मिड का दिया हुआ है, ये मत समझिए कुछ लिखा हुआ है। PBr 322 सबसे पहला प्लाज्मिड है जिसकी खोज की गई थी। PBr 322 में आप लोग इस प्लाज्मिड को देख सकते हैं, ढेर सारे नाम लिखे हुए हैं। ये नाम से आप लोग घबराइए मत कि ये क्या चीज़ लिखा हुआ है, क्या है, याद नहीं होगा। बिल्कुल एकदम आसान तरीके से याद हो जाएगा, एकदम ट्रिक के साथ। और साथ में हम लोग लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन से एरिया और किस प्रकार का है। सबसे पहले जब ये डायग्राम को आप देख रहे हैं तो आपको बीच में दिख रहा है PBr 322। P से आपका प्लाज्मिड का नाम दिया हुआ है। B और R जो है वो आपके दो वैज्ञानिक का नाम है, एक पॉलीवर है हमारे और दूसरा हमारे रिवजीनार्ड है, जो कि हम लोग नाम बाद में चर्चा करेंगे कि 322 आपका क्रम है। क्रम कहने का मतलब आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि जितनी बार में खोजा जाता है उतना क्रम हम लोग डाल देते हैं। तो ये PBr 322 P आपका प्लाज्मिड है, दो वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ है और 322 आपका संख्या है, क्रम। जब इस प्लाज्मिड की खोज की गई तो हम लोगों को इसमें कुछ अलग अलग चीज़ें मिली। यहाँ पर ये जो आपको ORI दिख रहा है, ये ORI स्टार्टिंग का पॉइंट है। यानी जब किसी भी प्लाज्मिड को दोबारा कोई नया प्लाज्मिड बनवाना हो तो वो स्टार्टिंग पॉइंट है ORI, प्रतिकृतिकरण का मूल स्थान, मूल हम लोग स्थापन बोलते हैं या उत्पत्ति। हाँ, यहाँ पे आपका वर्ड दिया हुआ है प्रतिकृतिकरण की उत्पत्ति या ORI का प्रारंभ। जब भी कोई नया प्लाज्मिड बनवाना हो तो उस काम के लिए स्टार्टिंग कहाँ से होता है, आपके यहाँ से होता है। तो ऐसे दिया हुआ है नीचे आपका E. coli क्लोनिंग संवाहक PBr 322 में प्रतिबंधन स्थल हिंद 3rd EcoR1 BAM H1 सेल 1। अब देखिए ये सारी चीज़ें क्या है, ये जितने भी नाम दिए गए हैं ये चारों आपके एंजाइम हैं। ये चारों आपके प्रतिबंधन एंजाइम हैं जो अलग अलग तरीके से अलग अलग अनुक्रम को पहचान कर DNA को काटने का काम करेंगे। जैसे तो हम लोग EcoR1 का एक प्रयोग पिछले डायग्राम में देख लिए कि EcoR1 कैसे कैसे DNA को काट रहा था, वैसा ही ये तीनों भी काम करते हैं। ये तीनों आपका क्या है, एंजाइम है। पहला एंजाइम EcoR1 हिंद 3rd BAM H1 सेल 1। ये चारों आपके क्या है, ये चारों आपके एंजाइम हैं। यानी एक पहला बिंदु जो बीच में लिखा हुआ है ये आपका प्लाज्मिड का नाम है। दूसरा हम लोग का ORI हम लोग देखें, जहाँ पे हम लोग को नया प्लाज्मिड बनवाना हो तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है ORI। उसके अतिरिक्त हम लोग को 4 एंजाइम मिले, EcoR1 हिंद 3rd BAM H1 और सेल 1। उसके पश्चात आप लोग अगर ये चीज़ें देख रहे हैं PB1 PBU PHT1, पहले आप लोग नीचे डायग्राम में पढ़े क्या लिखा हुआ है, PBU सेकेंड PHT1 Clay1 CLA1 ORI प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन AMPR और TETR। ये सारे जो ऊपर दिए हुए हैं, सॉरी आपका कुछ यहाँ पर आपके ये सारे एंजाइम ही हैं। ये जितने दिए हुए हैं ये एंजाइम है, केवल अंदर वाले हिस्से को छोड़ करके बाहर जितना दिया हुआ है ये क्या आपका एंजाइम है, केवल इन दोनों पॉइंट को छोड़ कर। ये जो आपके AMPR और TETR जो है ये प्रतिजैविक कहने का मतलब आप लोग जानते होंगे कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी होते हैं। एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी डाला जाता है, जैसे कि कोरोना वायरस में जो इंजेक्शन दिया गया था वो इंजेक्शन आप लोगों को पता होगा क्यों दिया जा रहा था, ताकि हमारे शरीर में एंटीबॉडी ज़्यादा हो बाहरी बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। तो वैसे ही हमारे शरीर में एंटीबॉडीज होते हैं, जो कोई भी बाहरी चीज़ प्रवेश करता है, कोई भी चीज़ एंट्री करती है तो उससे वो लोग रक्षा करवाते हैं। वैसे ही इस प्लाज्मिड के पास दो खासियत होता है, AMPR और TETR। ये दोनों उसके प्रतिजैविक जीन है। अगर बाहर से कोई भी बैक्टीरिया इन पर अटैक करता है तो ये दोनों उनकी रक्षा करते हैं। यानी यहाँ पर आप लोग देख चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग के पास पाई गई हैं। एक बार फिर से हम लोग इस पॉइंट का रिपीट करेंगे, हम लोग के पास क्या क्या चीज़ है। पहले आप लोग एंजाइम देखिए, आप लोग के पास कितना है, 3 इधर, 2 इधर है, 3 2 5 और 3 इधर है आपका, 5 3 8 है। तो आपके पास कितना है टोटल, 8 एंजाइम। 2 हम लोग के पास प्रतिजैविक जीन है और एक हम लोग के पास ORI है जो कि शुरुआत करेगा, और एक आपका रॉक का काम हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर अगर स्टार्टिंग बोले हमारे ये प्लाज्मिड का नाम देखें तो प्लाज्मिड आपका PBr 322, उसके बाद एक स्टार्टिंग पॉइंट ORI, 8 आपके पास एंजाइम है, BAM H1
सेल 1, इको R1, हिंद थर्ड, उसके बाद PDU फर्स्ट, PST फर्स्ट, PBU सेकेंड, उसके बाद CLA फर्स्ट, और उसके बाद दो हम लोग के पास प्रतिजैविक जीन है AMPR, TETR। अब इसमें टेंशन ये हो रहा होगा कि ये सारी चीज़ें याद कैसे होंगी। इसके लिए आप लोग के पास एक ट्रिक है, पर ट्रिक जानने से पहले इस डायग्राम को पहले अपनी कॉपी पे बनाएं और देखें कि कितने सारे हम लोग के पास पॉइंट है। यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए हैं, प्रतिकृतिकरण चिन्ह, उत्पत्ति, प्रारंभ, वर्णक योग्य चिन्ह, क्लोनिंग स्थल, ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आपका डायग्राम 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस क्वेश्चन में आपको कुछ लिखना नहीं है, बस डायग्राम के लिए पूछा जाता है। तो सबसे आप लोग समझ सकते हैं कि ये डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट है। हम इस डायग्राम को पहले देखते हैं क्या क्या चीजें हम लोग के पास दी हुई है। मान लेते हैं ये जो हमारा किनारा है, ये हमने बना दिया ORI। कौन सा बिंदु था आपका? ORI एक ऐसा बिंदु था जिसमें हम लोग प्लाज्मिड का स्टार्टिंग करवाएंगे। किसी प्लाज्मिड को नया बनवाना हो तो इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। ये प्लाज्मिड आपका कौन सा प्लाज्मिड था? PBR 322। प्लाज्मिड का नाम क्या आपका? PBR 322। अंदर की तरफ अगर बात करें तो हम लोग के पास दो प्रतिजैविक जीन थे, AMPR और TETR। हम लोग के पास क्या था? अंदर की ओर दो प्रतिजैविक जीन थे, AMPR, TETR। प्लाज्मिड का नाम दिया हुआ था PBR 322। एक हमने बिंदु देखा था जहां से हम नया प्लाज्मिड बनाने की शुरुआत करेंगे। इस बिंदु को छोड़ के एक और आपका पॉइंट दिया था ROP, जो कि अंदर की तरफ ही लिखा हुआ था। इसको हम लोग अंदर ही लिखते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। एक आपका रहेगा ORI, दूसरा आपका ROP। उसके बाद हम लोग के जितने भी सारी चीजें थे, अब हम लोग के पास क्या है? एंजाइम। एंजाइम पहले आप टोटल लिखने की कोशिश करें। एक आपके पास है इको R1, दूसरा आपके पास है हिंद थर्ड, BAM H1, PBU फर्स्ट, PBU सेकेंड, PST फर्स्ट, और हम लोग का एक सूत्र है SL1। कितने हो गए हम लोग का टोटल? 2, 4, 7। इको R1 जो थे आपके, ये इको एक और एंजाइम था आपका दो एंजाइम आपके इस तरफ थे। एक था आपका SAL फर्स्ट और दूसरा आपका था एक और एंजाइम BAM H1। दो एंजाइम आपके किस तरफ है? इस तरफ। उसके बाद हम लोग के दो एंजाइम PST फर्स्ट, PBU फर्स्ट, नहीं PBU सेकेंड और PST फर्स्ट थे। दोनों फर्स्ट वाले एंजाइम हम लोग के इस तरफ में थे। जिस तरफ भी आप अंदाजा लगाएं, फिक्स एरिया नहीं है कि इसी
तरफ, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे ना हो, ऊपर नीचे हो सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि किस साइड कौन से एंजाइम है। PST फर्स्ट हमारा इस साइड था और एक हमारे पास था PVU फर्स्ट। बाकी आपका जो PVU सेकेंड बच रहा था वो नीचे की तरफ था, यानी इस साइड में हम लोग के पास 3 एंजाइम थे, PVU सेकेंड, SAL फर्स्ट और BAM H1। उसके बाद दूसरे साइड हम लोग के पास PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट। फिर बात करें हम लोग की, अगर इको आ रही हमारा इसी के बगल में था इको R1, ये भी आपका एक एंजाइम ही है। उसके बाद हमारे पास इस साइड में हिंद थर्ड था, हिंद थर्ड, और बीच में हमारे पास था CAL सेकेंड। यानी सारे एंजाइम की बात हम लोग कर लिए, कौन सा एंजाइम कहाँ पर पाया जा रहा है। और यहाँ पर आप लोग एक बार इस चक्र के अंदर घूम लेंगे कितना सारा लाइन है। इस लाइन को गिनने के बाद आपको कोई टेंशन नहीं होगा कि कितने क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं। और बाकी आपको ट्रिक देखना है, वो ट्रिक की बात हम बाद में करेंगे। अगर ट्रिक शुरू में ही बता दी जाए तो पहले आप दिमाग लगाना छोड़ देंगे। पहले आप लोग आज के दिन इसको दिमाग लगाएंगे, कैसे याद करना है, कैसे तैयारी करना है। हो सकता है कभी कभी ट्रिक भी काम नहीं आता है, तो ट्रिक पहले बिना जाने पहले इस डायग्राम को आप लोग कंफर्म करें। PVR 322 जिससे बार बार 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाला PVR क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी से। तो बायोटेक्नोलॉजी में आपको अगर लॉन्ग का 5 नंबर उठाना है तो उसके लिए डायग्राम को क्लियर करना पड़ेगा आपको, जो कि PVR 322 का है। तो इस डायग्राम को आप लोग देख ले, और जो भी आपको एंजाइम के बारे में पहले जो बताया गया है कि कैसे हम लोग नया पूर्ण योग DNA बना रहे हैं, कैसे हम लोग क्लोनिंग संवाहक में एक नया DNA जोड़ करके बनाए हैं, जो भी इमेज हम लोग देखे हैं। उसके बाद हमने जो क्लोनिंग संवाहक PVR 322 देखा, ये किस प्रकार से बना, कितने इसके पास एंजाइम है, कौन सा बिंदु है, कौन सा एंजाइम किस प्रकार का है। तो ये सारी चीज़ें, प्रतिजैविक जीन, ये सारा याद करने के बाद पहले आप एंजाइम को गिन ले, फिर प्रतिजैविक जीन देख ले, उसके बाद ORI फर्स्ट पॉइंट शुरुआत की पॉइंट है और रॉ पॉइंट है एक बार हमारे पास। तो इस डायग्राम को क्लियर करने के बाद जो भी आपको डाउट होगा, ये जो भी पूछना होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद इस चीज़ को क्लियर कर ले, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।